विश्व स्तर पर आप? देखिए, विश्व स्तर पर अमेरिका का प्रभुत्व साबित होता है और कोई इसे चुनौती देने वाला नहीं है। अमेरिका जिसे अपना मित्र मानता है उसके पास शक्ति आ जाती है, जिसे वह मित्र नहीं मानता है वह उसे किसी भी बहाने से वह नुकसान पहुंचा सकता है और कहीं से भी कोई भी चुनौती उसे नहीं मिल पाती है। ईरान के पास क्षमताएं हैं और ईरान के पास भी मित्र हैं, लेकिन जो हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों में बोलते हैं कि जो इमर्जिंग पावर्स या जो 21वीं सदी का जो नई शक्तियां हैं वह इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि अमेरिका को चुनौती दे सके। एक समय जब 19वीं 18वीं 17वीं शताब्दी में जो भी नया शक्तिमान राष्ट्र होता था वह स्थापित राष्ट्रों को चुनौती देता था, लेकिन अभी के जो उदीयमान राष्ट्र हैं, कोई भी, चाहे वह चीन हो चाहे कोई भी हो, अमेरिका को चुनौती देने के पक्ष में नहीं प्रतीत होता है, नहीं क्षमता रखता है, ऐसा भी होता है। तो यह एक तो साफ साफ हो गया कि जिस चीन की बात की जाती थी, जो चीन ईरान का बड़ा अच्छा मित्र माना जाता था, जो चीन और रूस माने जाते थे कि ईरान के साथ मिलकर एक नई विश्व की कल्पना कर रहे हैं, तो इस विश्व की कल्पना, विश्व व्यवस्था की कल्पना कहीं ना कहीं धरी रह गई। तो ये एक बड़ा ही एक कौतूहल का विषय है कि अमेरिका अभी जो चाह रहा है ट्रंप के अंदर वह कर रहा है और उसका उद्देश्य अपने से परिभाषित करता है और वह उस पर काफ़ी हद तक सफल भी होता है। जो भी ईरान कर रहा है एक लोन, जिसे का रीजनल पावर के रूप में वह अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है और जो अपनी सैन्य क्षमता है जिस पर उसने भी काफ़ी कार्य किया है, परमाणु नॉन न्यूक्लियर जो उनका जो क्षमता है उसको उन्होंने काफ़ी हद तक दर्शाया भी है। छोटा 5 दिन साथ का ही हुआ, 6ठा दिन आज चल रहा है। 6 दिनों का इस युद्ध में वो काफ़ी हद तक उसने अपनी भी जो प्रक्षेपास्त्र शक्ति है उसका उसने प्रदर्शन किया है, उसने अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया है और ये दोनों शक्तियाँ विश्व स्तर पर, चाहे वह प्रक्षेपास्त्र हो चाहे या ड्रोन हो, दिखा रही है कि ये आने वाले समय कोई भी संघर्ष, कोई भी युद्ध को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में रहेंगे। तो यह भी इस युद्ध से हमें देखने को मिला है। और जिस तरह से युद्ध में कहा जाता है कि आपका क्या क्या आप आक्रमण कर सकते हैं, क्या मुख्य दुश्मन ही आपके दुश्मन है, तो ईरान ने साबित किया है कि मुख्य दुश्मन ही आपके दुश्मन नहीं है, मुख्य दुश्मन के मित्र भी आपके दुश्मन है। तो उसने उन सारे राष्ट्रों जो सीधे सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के मित्र माने जाते थे, जिन्होंने मिलिट्री बेसेज अपने जहाँ दे रखा था, तो ईरान ने वहाँ भी आक्रमण किया है। एक जो और बात कई लोग बोलते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा सावधानी से बोलने की आवश्यकता है, वह क्या यह शिया और सुन्नी का भी संघर्ष सामने आता है, क्या शिया और अरब वर्ल्ड का भी संघर्ष नज़र आता है। तो कुछ हद तक, अगर पूरा का पूरा अगर हम नहीं भी कहते हैं, तो कुछ हद तक यह भी इस युद्ध से नज़र आता है कि एक जो परिकल्पना की जा रही थी कि एक दिन शिया और सुन्नी का भी संघर्ष होगा, तो यह संघर्ष आया है। यद्यपि बाकी जो सुन्नी राष्ट्र या अरब राष्ट्र है वो सीधे से मैदान में नहीं उतरे हैं और ईरान भी कह रहा है कि मैं उनके जनसंख्या को, चाहे उनके सैन्य क्षमताओं को नहीं कर रहा हूँ आक्रमण, मैं अमेरिकी बेसिस पर कर रहा हूँ, जहाँ अमेरिकन एसेट्स हैं वहीं पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भी अपने एयर डिफेंस से लेके कई सिस्टम के साथ उतर आए हैं। तो एक नई तरीके से विश्व व्यवस्था को प्रभावित की जा रही है। कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं नाकाम रही हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नाकाम रहा है। इसमें जो जिसे कहते हैं हेजेमॉन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, जो सबसे बड़ा दादा है, वो हर एक चीज़ को परिभाषित कर, सही गलत सब उसके निर्णय पर आधारित है। सर, अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है अगर बात करें वर्ल्ड वाइड देशों में? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी 6 ही दिन हुए हैं, लेकिन 6 दिन में भी जो सूचनाएं आ रही हैं, वहाँ तेल के भंडार पर आक्रमण हो रहे हैं, तेल की यातायात जो होती है, जो तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस पर बाधाएं हो रही है। एक भय हो गया, उस भय के चलते कई सारे कंपनियां ने कोई भी ट्रांजैक्शंस करने से मना कर दिया है। साथ साथ जो पूरे क्षेत्र में जो कंपनीज है, उन कंपनीज ने अपना बिजनेस एक तरह से बंद कर रखा है क्योंकि उन्हें भी भय है, लोग भाग रहे हैं, इवैक्यूएशन हो रहा है।
तो एक जो नॉर्मल बिजनेस इन्वायरमेंट था वो पूरा का पूरा बाधित हो चुका है। तो इससे निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम एशिया या वहाँ के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके आगे भी जो रास्ते हैं वह न केवल तेल की आपूर्ति के लिए या गैस की आपूर्ति के लिए, वरन बाकी भी जो गुड्स होते हैं, बाकी भी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो वह क्षेत्र तबाह हो रहा है। साथ साथ वहाँ पर एक अच्छा व्यापारिक केंद्र के रूप में पश्चिम एशिया उभरा था, वह क्षेत्र भी तबाह हो गया है। लोग वहाँ से जब पलायन कर रहे हैं, तो पलायन का अमेरिका तो अपना इवैक्यूएट करके लोगों को ले गया, अमेरिकी लोग भी कई शामिल हैं, लेकिन साथ साथ उस व्यापार में बाकी देश के लोग वहाँ हैं और कुछ शिथिलताएं हैं। तो एक चिंता, एक परेशानी के माहौल में कोई भी अर्थव्यवस्था जब तक अस्थायित्व तो नहीं रहता है, बड़े एक पुराना सिद्धांत है और बड़ा स्थापित सिद्धांत है कि वह राष्ट्र की, कोई भी राष्ट्र हो चाहे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बाधित करता है। तो हम बाधित होते देख रहे हैं। सर, क्या तेल के अब दाम, जो कच्चा तेल है उसके दाम बढ़ेंगे, और क्या ये सब चीज़ें तेल को लेकर की जा रही है? नहीं, देखिए, तेल तो एक कारण हो सकता है, लेकिन तेल तो देखिए, तेल की आपूर्ति को बाधित करना एक ईरान की रणनीति हो सकती है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा अमेरिका और इजराइल की नहीं होगी, क्योंकि उसके मित्र राष्ट्र को भी नुकसान हो रहा है। ओमान, कतार से लेकर सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सब तो उनके मित्र हैं। तो क्या अपने मित्रों को भी अमेरिका नुकसान कराना चाहता है? तो ये अलग बात है, इस पर कुछ सोच की जा सकती है कि क्या सचमुच उसकी कोई बहुत छिपी हुई एक रणनीति है। लेकिन सामने से जो उभर कर आती हुई बात है, ये सेकेंडरी फैक्टर्स है, ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है। प्राइमरी फैक्टर है जो एक सोच इजराइल की है अपने सुरक्षा के बारे में, और अमेरिका से उसको समर्थन जो मिला है, उसी सोच के अंदर ही यह कार्य किया गया है। यह इनिशिएटिव, जो ऑपरेशन जो भी कहिए, उसे अंजाम दिया गया है। सर, ये युद्ध कब तक रुकने के आसार दिखाई देते हैं अगर बात करें तो, क्योंकि लगातार टाइमलाइन जो है वो दी जा रही है? देखिए, टाइमलाइन तो आज जब ट्रम्प को नहीं मालूम है टाइमलाइन, जिन्होंने खुद अपने ही इस युद्ध में घुसे हैं, तो बाकियों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल की बात है। लेकिन यह इतना कहा जा सकता है कि यह युद्ध बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह से नुकसान हो रहे हैं और जिस तरह से ईरान की खुद की भी क्षमता है, कहीं ना कहीं सीमाएं हैं, लेकिन वह युद्ध की कीमत को बढ़ा रहा है। वह पूरे क्षेत्र को बता रहा है कि अगर तुमने इस तरह के गतिविधियों को, इस तरह के नीतियों को समर्थन दिया, तो यह तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह होगा। और इस पर वह काफ़ी हद तक सफल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उसने आक्रमण किया है, न केवल इजराइल में, उसने इसके दायरे को बढ़ा दिया है। इजराइल के अंदर भी जिस तरह से ड्रोन इंटरसेप्शन में फेल हो रहे हैं इजराइल में, एक छोटा राष्ट्र है, तैयारी कर रखा है, बंकर्स में लोगों को भेज दिया है, लेकिन परेशानी हो रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तो गिर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जिसे वो उन्हें सोचना चाहिए था, जो कि वो आने वाले समय में पता चलेगा, जिन्होंने अनावश्यक रूप से उनकी खामेनेई की जो अंत किया, उससे उस समुदाय के लोगों को एक आहत किया है। और उससे एक जो नॉन स्टेट जो एक्टर्स है, हमस है, उनको उन्होंने फीडर, एक काफ़ी कुछ एक आपूर्ति करने का एक रास्ता बना दिया है, जो कल के दिन में उनके पास कई फिदाइन न पैदा हो जाए, जो कि लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते रहे। अमेरिका में भी कई लोग आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो जब कि वो खुद बीमार बूढ़े व्यक्ति थे, ऐसे भी मृत्यु हो जाती। और ईरान की एक अपनी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अंदर ही देखिए कोई भी नीति लिए जाते हैं, नीतिगत कार्य किए जाते हैं। तो कहीं मैं इसे मानता हूँ कि अमेरिका का कहीं ना कहीं से फेलियर रहा है, और जिसके चलते उसने किया, कितना हासिल हुआ, क्योंकि अब ऐसे भी ईरान बहुत बम तो बना नहीं रहा था। वह बम बनाना चाहता तो आज से 15-20 साल पहले बना लेता। तो उसने कहीं ना कहीं एक रोक लगा दी थी, उसने JCPOA साइन कर दिया था। तो हमें उन्हें चाहिए था कि उसी को थोड़ा कंसोलिडेट करके, मिसाइल वगैरह पर थोड़ी सी अनबन थी, उस पर बातचीत की जा सकती थी। और उसने ये भी कह दिया था कि हम ऐसा मिसाइल नहीं बना रहे जो अमेरिका तक पहुँचे। तो वो भी अपने आप को संकुचित कर रहा था दायरा।
लेकिन युद्ध हो गया और युद्ध पर हम परेशानी और तबाही तो देख ही रहे हैं। और जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतनी ही तबाही बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और हम सब पर असर पड़ेगा। क्योंकि अभी हो सकता है स्ट्रेटजिक रिजर्व से हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर लंबा चल गया तब तो निश्चित ही समस्या आएगी।